जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल से नेक्स्ट वीडियो, जहां पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है आपके पास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद अब हमारे पास बारी है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। सिंपली दूसरे वे में आप बोल सकते हैं इसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम उनको अभी डील करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे देखने वाले बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड। सिंपली आज का अगर मैं टॉपिक बोलूँ तो उसका नाम है फ्लोटेशन, कि कोई भी बॉडी वाटर के ऊपर किस तरह से फ्लोट करती है, हमें उन चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की क्या कहानी है फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कोई भी बॉडी कब फ्लोट करती है। देखिए, फ्लोट करने का मतलब है तैरना। तैरना का मतलब ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, तैरना एक तरीके से। देखिए, जो जानबूझकर हम तैरते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तैरना का मतलब ये होगा कि एक बॉडी को हमने वाटर के ऊपर रख दिया और वो सिंक नहीं हो रही, डूब नहीं रही है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, उसको हम कह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, तो आपके पास यहाँ पे कंडीशंस बनाए जाते हैं। 3 कंडीशंस बनते हैं कि कब कोई बॉडी वाटर के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। सिंपल सी बात ये है। तो देखिए, स्विम करना मतलब तैरना होता है, बट यहाँ पे मैं ये जो फ्लोट का मतलब जो मैं तैरना बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई भी नॉन लिविंग बॉडी है उसकी बात कर रहा हूँ कि रख दिया तो फ्लोट कर रही। फ्लोट करना ही थोड़ी से डिफरेंट है स्विमिंग से, ठीक है ना। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है, देखिए कब बॉडी फ्लोट करेगी समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है आपके पास और इसमें यहाँ तक आपने वाटर फिल किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी रख देता हूँ, लेट्स से कि ये बॉडी है आपके पास, तो ये बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक हो जाएगी। यही 2 कंडीशन आएगी, या तो फ्लोट करेगी या तो सिंक हो जाएगी। तो कब फ्लोट करेगी और कब सिंक होगी, हम आज यहाँ पे उसकी बात करने वाले। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के फोर्स लग रहे होते हैं, जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एक चीज समझिएगा बड़े प्यार से, ठीक है ना। पहला जो होता है वो आपके पास होता है इस बॉडी का फोर्स, जो कि डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा होता है, जिसे हम W1 के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W1 क्या है आपके पास, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी। समझ में आ गई बात, जो कि हमेशा कैसे एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, ठीक है ना, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर हमेशा, है ना। अगर अब मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी एक फोर्स लगा रहा हूँ किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी कैसे भी प्लेस किया हुआ है, एग्जैक्टली डाउनवर्ड के डायरेक्शन में आपके पास एक फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपके पास, वेट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है अब आपके पास यहीं पे ही, जिसे हम बोल सकते हैं आराम से हंसते खेलते अप थ्रस्ट। देखिए, अप थ्रस्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे W2 को अप थ्रस्ट बोलूंगा, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। बायोन्सी बायोंट वगैरह मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, तो उसी अप थ्रस्ट को हम यहाँ पे, आप इसी चीज को बायोंट फोर्स के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है ना, बायोंट फोर्स। ठीक है, इस अप थ्रस्ट को ही हम क्या कहेंगे, बायोंट फोर्स कहेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि मेरा मोबाइल है और अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो इसको यहाँ पे ग्राउंड में टच करने पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगने वाला। 1 सेकंड में ये नीचे आपके पास ग्राउंड को हिट कर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे वाटर से ये कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ तक मान लेते हैं, और अगर अब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो नीचे बॉटम को टच करने में, वाटर के जो नीचे सरफेस है वही ग्राउंड है आपके पास, टच करने में एज कंपेरेटिव टू जब वाटर नहीं था, अब की बार आपके पास टाइम ज़्यादा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अब की बार यहाँ पे वाटर आ चुका है, मीडियम आ चुका है। तो मीडियम आने से क्या फ़र्क पड़ा, टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है? तो उसके पीछे का लॉजिक है कि जब भी मीडियम आता है तो मीडियम के पार्टिकल्स अब की बार डेंसर थे। पहले एयर था, उसके पार्टिकल दूर दूर थे, स्पेस इसको मिला, आराम से नीचे चला गया। लेकिन जब लिक्विड आया आपके पास, तो लिक्विड के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू गैसेस काफ़ी क्लोज थे। तो जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वो पार्टिकल्स उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। रोकने की कोशिश करें, या फिर आप उसी चीज़ को इस तरह से समझें कि वो जो थे वो इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसे हम W2 के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में, जिसे हम W2 के नाम से जानेंगे। और ये जो W2 है वही क्या आपके पास, अप थ्रस्ट है। क्या आपके पास अप थ्रस्ट है, या फिर इसी चीज को आप क्या कह सकते हैं, बायोंट
फोर्स कह सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस को पूरे को हम बायोइंसी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको हमने क्लियर करवा रखा है, राइट। ओके, तो W1 जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, W2 जो अपवर्ड फोर्स लगेगा। अपवर्ड फोर्स कौन लगाएगा भाई? तो वाटर लगाएगा किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर, ठीक है। और डाउनवर्ड फोर्स कौन लगाएगा? बॉडी लगाएगा किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। तो ये दोनों फोर्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आपको जो फ्लोटेशन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो अब आएगा मजा समझने में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको 3 कंडीशन समझने। पहला वन, जब W1 ग्रेटर होगा W2 से। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्लियर करवाई दिया कि W1 और W2 क्या है, कौन किस पे फोर्स लगाएगा, कब कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ये जो फोर्स लगता है W1 और W2 वो सेम वर्टिकल लाइन पे लगना चाहिए, सेम वर्टिकल लाइन पे। जिस डायरेक्शन में एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन में नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक उसी वर्टिकल डायरेक्शन में W2 ऊपर लग रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कंडीशन लेता हूं कि W1 और W2 क्या होगा, अगर W1 ग्रेटर है W2 से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वेट है वो ज्यादा लगा रहा है, किसके कंपैरेटिवली? आपका जो अपथ्रस्ट है उसके कंपैरेटिवली। तो इस केस में जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी, किस में? वाटर में डूब जाएगी, नीचे की ओर जाके सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात तो आपको यहाँ से कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों डूबेगा। अब देखिए, यहाँ पे डूबने का पीछे का लॉजिक होता है कि जो डेंसिटी है आपके बॉडी का वो ज्यादा हो रहा होता है, किसके मुकाबले? वाटर के डेंसिटी के मुकाबले। वाटर की डेंसिटी जिसको नहीं पता वो याद रखने, D से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, W लिख देता हूं। सो डेंसिटी फॉर वाटर, दिस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप सेंटीमीटर के टर्म्स में याद रखना चाहते हैं तो वो होता है 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये बोलें या फिर ये बोलें, एक ही बात है। इनको हमने यूनिट को चेंज कर दिया तो ये चीज आ जाती है आपके पास, ठीक है। ओके, तो हमने आपको दोनों की यूनिट में टर्म्स में बता दिए, तो देख लीजिए, आपको जो भी मतलब याद रखना चाहें उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, W1 जो है वो ग्रेटर है किससे? W2 से। तो ये बॉडी सिंक हो जाती है। सिंक होने का मतलब है कि डूब जाएगा, ठीक है। डूब जाने का मतलब ये है कि डेंसिटी जो है वो जो भी बॉडी था आपके पास उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब इस बॉडी का इस केस में डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी आपकी बॉडी थी वो ज़्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये कंफर्म है, 100% है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बॉडी सिंक कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब समझाता हूँ कि कैसे है, इसका हमारे पास प्रूफ भी है, समझा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, W1 का मतलब क्या है? W1 जो नीचे की ओर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है? mg, वेयर m इज द मास ऑफ द सॉलिड। बोल दो, ये जो भी बॉडी है आपके पास, हम सॉलिड की बात करेंगे, जो फ्लोट करेगी वो सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉलिड इनटू में g, ठीक है, mg। वैसे आपने सुना होगा कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। बस इस एक्सेलरेशन को हम g से रिप्लेस कर देते हैं, तब ये वेट बन जाता है। बताइए क्यों g से रिप्लेस किया? क्योंकि यहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी खुद एक्ट कर रही है उस पर, इसलिए एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाता है g से। गॉट इट? ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास mg बोल दीजिए, और m पता होना चाहिए किसका है? सॉलिड का मास, ठीक है ना, जो भी बॉडी थी आपके पास उसका मास है। ओके, तो इस W1 के जगह पे मैं mg लिख सकता हूं, साथ में सॉलिड का है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे W2 की। तो W2 क्या है? W2 का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स, ऊपर की ओर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो कितना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों को पता है, प्रेशर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। बोलिए हाँ, यानी अपथ्रस्ट अपॉन एरिया। सुना होगा आप लोगों ने, बता रखा है मैंने, राइट। चलिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट अपॉन में एरिया, या फिर ये तो आपने जरूर सुना होगा कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये तो जरूर सुना होगा। तो फोर्स के जगह हम कौन सा फोर्स लेते हैं? अपथ्रस्ट लेते हैं, ऊपर वाला फोर्स लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम अपथ्रस्ट की वैल्यू अगर निकालते हैं, अपथ्रस्ट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि यहाँ पे जिसे हम W2 के नाम से जानेंगे, वो क्या आएगा? प्रेशर इनटू में एरिया। इसको मैं चलिए A से कह देता हूँ और ये आपका W2 है। तो समझ में आ गई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो W2 की वैल्यू आ गई प्रेशर इनटू में एरिया। अगर किसी लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा दिया है,
कि कितनी होती है प्रेशर, तो प्रेशर होती है H रो G, रो डेंसिटी होती है, मैं यहाँ पे D यूज कर लेता हूँ, आपकी मर्जी। देखिए उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप D यूज कीजिए या फिर ये वाला सिंबल रो यूज कीजिए डेंसिटी के लिए, वो आपकी मर्जी, जो आप यूज करना चाहें वो यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही हमारे पास है यहाँ पे एरिया, ये रहा आपके पास एरिया। तो आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में हाइट या फिर सिंपली लेंथ आप कह सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो ये जो H है वो और ये जो A है वो, इन दोनों को मिला दूंगा तो VDG बना लेगा। क्या बना लेगा आपके पास? VDG। ये और ये मिलाकर वॉल्यूम बना लेगा, उसके बाद D बचा, उसके बाद G बचा। G तो आपके पास फिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम चेंज हो सकता है और डेंसिटी चेंज हो सकता है, वाटर चेंज कर सकते हो आप, और जो बॉडी होगा उसकी आप डेंसिटी चेंज कर सकते हो, अलग अलग बॉडी लेंगे तो उस केस में। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो W2 का जो फॉर्मूला है वो VDG है, ठीक है। अब इसमें ये जो VDG लिखूंगा उसमें भी एक स्पेशल चीज बताऊंगा, समझिएगा। यहाँ पे मैंने VD और G लिख तो दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख तो दिया, लेकिन अच्छे से समझिएगा। ये जो V हो रहा होता है वो वॉल्यूम है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लिख लिया कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें, जितनी भी चीजें बता देता हूँ ना, वो लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। V जो आपके पास वो वॉल्यूम है, लेकिन किसका वॉल्यूम होता है? बॉडी का। ये जो बॉडी आप नीचे डाल रहे हो उस बॉडी का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं? तो हम डेंसिटी हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, ठीक है ना, इसकी लिक्विड की। तो यहाँ पे मैं L लिख देता हूँ, लिक्विड के लिए L, और G तो आपको पता ही है फिक्स रहता है। चलिए अब आप क्या कीजिए, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये क्या है? ये ग्रेटर देन, ये वाला साइन यहाँ पे इनके बीच में क्या था? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व कर देंगे। G से आप G को काट सकते हैं, देखिए काटना नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ G से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तब कट जाएगा ये, और इधर बचेगा MS ग्रेटर देन VS और DL, यहाँ पे भी G से G कट जाएगा। यहाँ तक आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अब क्या किए, जो VS है उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, मैं समझाता हूँ क्यों, ठीक है ना। तो अगर मैं VS से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है ना। ओके, अब आपको पता है इससे ये कट जाएगा। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या है आपके पास, देख लीजिए, ये रहा सॉलिड का, और नीचे क्या वॉल्यूम क्या है? सॉलिड का। तो मास अपॉन सॉलिड तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी। लेकिन किसका भैया? सॉलिड की, दोनों चीजें, तो सॉलिड की आएगी। वो ग्रेटर है किससे? डेंसिटी ऑफ किससे? लिक्विड से। देखा ना, यही चीज तो हम आपको कह रहे थे स्टार्टिंग में। आइए समझाता हूँ, ये वाली चीज देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कह लें, क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये देखिए वही चीज तो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। इसीलिए हमने क्या किया था, VS से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ताकि VS इधर आ जाए और वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बना ले, और कुछ नहीं। आई ना ये बात समझ में? थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो में स्लो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कहीं जनरली मैं तेज़ एक्सप्लेन करता था तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाते हो, तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन हाँ समझा सारी चीज़ें देंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो डेंसिटी जो ग्रेटर हो गया किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड था वो ग्रेटर हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए लिक्विड से, तो जो सॉलिड है वो सिंक कर जाता है किसमें? लिक्विड में। बस एक चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आइए दूसरी कंडीशन को समझते हैं, कंडीशन नंबर 2। अगर W1 जो है वो क्या हो जाए? ग्रेट इक्वल हो जाए किसके? W2 के। मतलब अब फिर से मैं वही सारी चीज़ें करूँगा, अब आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। इसमें भी वही लिखूँगा MSG, इसमें भी लिखूँगा VS DL और G, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इससे ये काट देंगे, फिर से VS से डिवाइड करेंगे तो ये बना लेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, सारी चीज़ें वही, इधर उधर कर देंगे, काम बन जाएगा। तो आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर इक्वल आ जाता है, ध्यान समझिएगा, तो उस केस में क्या होता है? क्या सिंक करेगा? ये नहीं, ये फ्लोट करता है। अगेन इस केस में ये फ्लोट करता है, जो भी सॉलिड होगा बॉडी फ्लोट्स, लेकिन कहाँ पे? जस्ट बिलो वाटर, जस्ट बिलो सरफेस वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर।
तो वाटर के जस्ट नीचे आपने बहुत बार ऐसे कई बॉडीज देखे होंगे कि वाटर के ऊपर में नहीं तैर रहा, लेकिन वाटर के सरफेस पे लेवल के जस्ट नीचे तो तैर रहा होता है ना, इधर उधर फ्लोट कर रहा होता है। तो वो वाली कंडीशन होती है कि दोनों का उस केस में जो वेट हो रहा होता है वो इक्वल हो रहा होता है। आई ना बात समझ में? ये भी देखिए, आइए थर्ड कंडीशन को समझा देते हैं आसानी तरीके से, ये भी आसानी समझ में आ जाएगा। सारी चीजें वही है। थर्ड का कंडीशन है अगर W1 छोटा हो जाए किससे? W2 से, तो इस केस में क्या होता है, जो बॉडी है अगेन वो फ्लोट ही करेगी। दो केस में फ्लोट कर रही है, एक केस में सिंक हो जा रही। बॉडी फ्लोट्स ऑन द सरफेस, अब की बार बिलो द सरफेस नहीं है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब की बार वाटर के बिल्कुल ऊपर सरफेस में आपके पास ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब W1 वही सारी चीजें सेम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब की बार जो DS है वो लेस देन आ जाएगा DL के। बोलिए हाँ या नहीं? जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है वो थोड़ा कम रहेगा किसके मुकाबले? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो नीचे चला जाए। आप क्या कीजिए, वाटर लीजिए, बकेट में भर लीजिए और थर्मोकल ले लीजिए, थर्मोकल को प्लेस कर दीजिए, आप देखेंगे सरफेस के बिल्कुल ऊपर वाले लेवल पे आपके पास तैर रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? लिक्विड से भी बहुत कम है। लिक्विड की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लेते हैं थर्मोकोल लिया मैंने इतना, 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर लीजिएगा और इसको कभी वे कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये 1 ग्राम से भी कम आएगा। इसकी जो डेंसिटी होगा वो 1 ग्राम से भी कम आएगा, क्योंकि अगर मैं इतना ही स्पेस लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का तो वो 1 ग्राम का आपके पास आने वाला है। ठीक है ना, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी इस वाले की नहीं होगी, इस वाले की 1 ग्राम से ही आपके पास क्या होगी? कम ही रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं हम यहीं पे। टुडिंग आइए, तो उस केस में क्या होता है आपके पास, अगर ऐसा डेंसिटी ऑफ सॉलिड का जो है वो लिक्विड के डेंसिटी से भी कम हो तो ऊपर में ही क्या होता है? वो तैर रहा होता है। बताइए, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बेसिकली, कि कोई बॉडी कब फ्लोट करने वाला है, उसका क्या प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप नोट्स मतलब बनाएं, प्रॉपर बनाएं, ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, दूसरे के भरोसे में ना रहे। ठीक है, चलिए इधर कर देता हूँ मैं, उतार लीजिएगा जैसे भी आपको उतारना है, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन का क्या कहना है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है ना, आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, लास्ट में था, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आपके पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, कुछ और नहीं है। ठीक है ना, समझाते हैं। कहते हैं इसमें कि व्हेन अ सॉलिड फ्लोट्स, जब कोई भी सॉलिड्स फ्लोट कर रहा होता है, किस में? लिक्विड में, फ्लूइड में। ठीक है ना, देन वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, जो भी बॉडी फ्लोट कर रही है उसका जितना भी वेट होगा वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। आइए समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये बहुत बड़ा यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक बॉडी डालते हैं, इसमें हम एक बॉडी डालते हैं, सॉलिड डालते हैं। मान लेते हैं वो सॉलिड पार्शियली इमर्स्ड है, मतलब आधा अंदर है पानी की, आधा आपके पास बाहर है। ठीक है ना, तो इस बॉडी का खुद का कुछ ना कुछ वेट हो ही रहा होगा। मान लेते हैं W1 जो कि नीचे की तरफ लगाएगा। तो ये W1 किसके इक्वल होता है पता है? इसने मान लेते हैं कि अगर यहीं तक अगर ये वाला रहे कि बस भाई थोड़ा सा भी कुछ एंट्री मारेगा तो पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो जैसे इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ वैसे यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलने लगेगा, इधर से। बोलिए हाँ या नहीं? निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड था। बाहर से आप कोई बॉडी डाल रहे हैं तो स्पेस तो उतना है ही नहीं, तो जितना ये स्पेस क्रिएट करेगा यहाँ से उतना ही क्या जाएगा आपके पास? बाहर जाएगा। ठीक है ना, तो जितना भी इस बॉडी का वेट हो रहा होगा, उतना ही वेट किसका होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जो वेट है लिक्विड का उतना ही जो है वो आपके पास डिस्प्लेस होगा। जितना वेट आपका इस बॉडी का होगा उतना ही वेट किसका होगा? जितना पानी इस कंटेनर से बाहर गिरा होगा आपके पास। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
ठीक है ना। और इसी के रीजन से बॉडी क्या करती है, फ्लोट कर पाती है। डेंसिटी का तो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको चीज़ें समझने की जरूरत है कि बहुत बड़े बड़े नाव जो होते हैं, बोट होते हैं, वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं, वो डूबते नहीं हैं। एक छोटी सी सुई ले लीजिए, निडल ले लीजिए, कील ले लीजिए, उसको अगर आप डाल देते हैं वाटर में तो वो डूब जाती है। तो वही चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्लोटेशन। अब हम देखेंगे कि फ्लोटेशन के लिए मैथमेटिकल क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है वो क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है ना, जिसके खुद के कुछ ना कुछ v है जिसे हम वॉल्यूम कह रहे हैं, चलिए v1 कह देते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में आपके पास d1 कह देते हैं जिसे हम डेंसिटी कहेंगे इस बॉडी का। और साथ साथ में आपके पास g जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने g1 नहीं बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो इस बॉडी का नहीं है, वो क्या है आपके पास अर्थ की ग्रेविटी है जो हर बॉडी पे सेम लगाती है g। दैट्स व्हाई आई डिडंट नेम इट एज g1, राइट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉडी के अंदर सॉरी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डाल देंगे, जिस फ्लूइड का हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर पानी है, वाटर है, फ्लूइड है, कुछ भी और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पानी है। तो ये जो भी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम हमने बोल दिया कि v2 है। क्या बोल दिया हमने, उसका वॉल्यूम v2 है, उसकी जो डेंसिटी है वो d2 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे भी जो लगेगी वो आपके पास सेम लगेगी। ठीक है, इतनी बात डन है, ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब यहीं पे आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन सॉरी, तो उस केस में हमें पहले से पता है कि फ्लोट जब करती है कोई बॉडी तो W1 और W2 इक्वल होने चाहिए। बताइए हाँ या नहीं। जस्ट बिलो द सरफेस पे करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि W1 जो है वो W2 के इक्वल होगा। मतलब बॉडी का W1 जो होगा वो क्या होगा, V1 D1 और G होगा या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। यही तो अभी फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको पीछे, राइट। चलिए, दूसरे का अगर मैं W2 बोले तो लिक्विड का निकालूंगा तो वो निकलेगा D2 V2 D2 और G, है ना। तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए तो वो आ जाएगा V1 D1 G इज इक्वल टू V2 D2 G। G से G को आप काट दें और उसके बाद आप क्या करते हैं, इधर उधर कर दें, तो ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू D2 बाय D1। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी जिसे हम बोलते हैं इन्वर्सली रिलेशन। मतलब अगर एक की वॉल्यूम बढ़ जा रही है तो उसी की डेंसिटी कम हो जा रही है, अगर एक की डेंसिटी बढ़ रही है तो दूसरे की वॉल्यूम कम हो रही है। इस टाइप से आप रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर यहाँ V1 होता है, यहाँ D1, तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस रिलेशन में आपको पता होना चाहिए जो V1 है वो क्या है, V2 क्या है, और D2 क्या है, और D1 क्या है, वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, वाटर का। तो अगर ये वाली जो बॉडी है वो अगर हमने इसमें डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो W1 इधर एक्ट कर रहा होगा आपके पास, है ना, और वाटर भी लगा रहा होगा W2। तो W1 और ये जो W2 है वो आपके पास इक्वल होते हैं, तो उस केस में ये फ्लोट कर रहा होता है। तो फ्लोट करने के कंडीशन को हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर ये इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ जाए तब वो जो बॉडी है वो आपके पास फ्लोट करेगी, ठीक है। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल सिंपल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट, ठीक है। तो V1 क्या था आपके पास, जो स्टार्टिंग में हमने बॉडी लिया था उसका कितना वॉल्यूम होगा उसकी। V2 मतलब सिर्फ जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम मत कह दीजिएगा, जितना जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। या फिर आप सिर्फ उतना ही कह सकते हैं कि बॉडी का ही डेंसिटी है, ये जो V2 है वो भी बॉडी का ही डेंसिटी है। लेकिन कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन ये है कि भाई जितना इमर्स्ड बॉडी है सिर्फ उसके वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि जितना इमर्स्ड बॉडी होगा उतना ही आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, बाहर इधर उधर होगा भाई। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और D1 D2 तो डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड वाटर आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके बेस पे हो सकता है न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट था। आइए आगे की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, कि कुछ जो बॉडीज होते हैं उसमें कुछ इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम होगा तभी आप कह सकते हैं कि जो बॉडी वो फ्लोट करेगी।
और अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो बॉडी फ्लोट नहीं करेगी। तो आइए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम। फटाफट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पहली कंडीशन है कि जो W1 है वो W2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, W1 क्या है आपके पास, जो आपके पास वेट ऑफ बॉडी है ना, और ये वाला क्या है आपके पास, अप थ्रस्ट है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ये तो जब से मैं आप लोगों को यही चीज़ बताते आ रहा हूँ, राइट। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सब कुछ मतलब क्या कहते हैं वेट इक्वल भी हो रहा होता है, उसके बाद भी कई बार जब बोट जो है वो डूब जाती है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जिसे आप सेंटर ऑफ मास के नाम से भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल है मेरे पास, और ये जो मोबाइल है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, जहाँ पे मैं इस पूरे बॉडी को क्या कर सकता हूँ, पूरा बैलेंस कर सकता हूँ, राइट। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास, कि इस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसी टाइप से चाहे आपका कोई भी फ्लोटिंग बॉडी हो, उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना, जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी पॉइंट पे अगर आप बैलेंस कर दे उस पूरे बॉडी को तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा है आपके पास सेंटर ऑफ बायोंसी, बड़ा आसानी तरीके से समझिएगा। सेंटर ऑफ बायोंसी का मतलब ये है कि आपने जिस भी बॉडी को लिक्विड में डाला है तो कुछ ना कुछ इमर्ज्ड हो रहा होगा, बॉडी पानी के अंदर जा रहा होगा, वाटर के अंदर जा रहा होगा, तो भाई जो नीचे से फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्स, अप थ्रस्ट, वो भी एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे लगेगा। तो कौन से पॉइंट पे लगेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया और सेंटर ऑफ बायोंसी समझ में आ गया। ये जो दोनों सेंटर हैं आपके पास, या तो वो कोइंसाइड होने चाहिए, या तो वो दोनों एक ही जगह लाई करनी चाहिए, या तो वो दोनों सेम वर्टिकल लाइन में लाई करनी चाहिए, आइए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आ जाओ बच्चा, ठीक है। आप इस वाले फिगर को बड़े प्यार से देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। इस वाले फिगर पे आप नजर रखें अभी फिलहाल, इस वाले फिगर पे, पहले वाले फिगर पे, ठीक है। आपके पास ये वाटर था, किसी भी कंटेनर या फिर बड़े समंदर को समझ लीजिए, उसमें आपके पास ये एक बॉडी है जिसका ये वाला पार्ट इमर्ज्ड है, पानी के अंदर है आपके पास, ठीक है ना। अब ये जो जी है, जी उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो जी दिख रहा है उसे आपके पास, वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये जो आपके पास जी है ये वाला, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ दिस बोट और वट एवर इट इज सॉलिड, उसका मास क्या कॉन्सेंट्रेटेड है उसी पॉइंट पे। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ बायोंसी, जिस पॉइंट पे अप थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा, अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए बायोंट फोर्स की बात कर रहा है, एफ बी मतलब बायोंट फोर्स, और नीचे डब्ल्यू मतलब आपके पास वेट ऑफ द बॉडी। तो डाउनवर्ड फोर्स ये हो गया वेट, और अपवर्ड फोर्स हो गया आपके पास ये चीज बायोंट फोर्स, ठीक है, अप थ्रस्ट। यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है, एक जी है और एक बी है। देखिए जी है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और बी मतलब सेंटर ऑफ बायोंसी है। या तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते हैं, इस जगह पे मान लेते हैं, यहीं पे जी हो जाता और यहीं पे बी भी हो जाता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी और सेंटर ऑफ बायोंसी भी। नहीं तो दूसरा कंडीशन जो कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है जी और बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और साथ में सेंटर ऑफ बायोंसी, ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे हैं। देखिए सेम वर्टिकल लाइन पे, आई ना बात समझ में। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दोनों में से कोई एक करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो बढ़िया तैर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्लोट कर रही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कभी अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाहर से भाई तूफान आ गया, किसी और बोट ने आपके बोट को मार दिया, जा रहे हो आप, या फिर उधर से शार्क आया और आपके बोट पे धक्का मार दिया, भाई पुश कर दिया, तो आपकी बॉडी हिलेगी डुलेगी। उस केस में आपके पास ये दोनों चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक जी और एक बी।
एक जी और बी। हालांकि जी तो वहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो बी है वो अलग तरीके से एक्ट करने लग जाता है, अलग तरीके से अलग जगह लगने लग जाता है, सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज हो जाता है। आइए इस बॉडी के एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है। ओके, इस बॉडी में देखिए जी एग्जैक्टली अभी भी वहीं पे है जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही हम जनरली कहते हैं कि डब्ल्यू लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही अभी भी डाउनवर्ड फोर्स W1 लगा रखा है, W1 विच इज डाउनवर्ड फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, लेकिन देखिए पॉइंट बी यहाँ पे था जिसे हम सेंटर ऑफ बायोंसी कहते थे, लेकिन अब सेंटर ऑफ बायोंसी वहां पे नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। क्यों टिल्ट हो गया? किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये नाव था, पानी में तैर रहा था, उधर से शार्क आया, ऐसे मार दिया, ये टिल्ट हो गया, ठीक है जितनी बात। ओके, अब ये जो सेंटर ऑफ बायोंसी था वो इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है, मतलब अब जो सेंटर ऑफ बायोंसी है, अब जो अपथ्रस्ट लगेगा वो इस वाले पॉइंट पे ऐसे नहीं लगेगा, अब ये ऐसे लगेगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ बायोंसी अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है इतनी बात। इस वाले पॉइंट पे आ गया सेंटर ऑफ बायोंसी, गॉट इट। ओके, अब आगे देखिएगा, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन थी उसे अगर आप इस तरह से एक्सटेंड करते हैं और नया वाला न्यू सेंटर ऑफ बायोंसी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट को हमने एम का नाम दिया है, ठीक है, एम का नाम दिया है। तो ये जो एम है आपके पास उसे हम मेटा सेंटर के नाम से जानते हैं, और ये एक जो मेटा सेंटर अभी हमने आपको बताया, ये जो मेटा सेंटर है, क्या है मेटा सेंटर, फिर से समझ लीजिए। मेटा सेंटर है वर्टिकल लाइन ऑफ द बॉडी जिस पे इनिशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि आफ्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही है, फाइनल वाले बाद में भी वही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ, और जो ओल्ड वाली पुरानी वाली सेंटर ऑफ बायोंसी थी उस वाले लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और साथ में आपके पास B1 जो न्यू बायोंसी है, सेंटर ऑफ बायोंसी है, उसको अगर हम करते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। ये बहुत काम की चीज है, अभी समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि कोई नाव कब डूब जाता है, कोई नाव कब बच जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेटा सेंटर आपके पास यहाँ पे है। अब इस मेटा सेंटर का बहुत खास काम है भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मेटा सेंटर फिलहाल यहाँ पे है, तो बायोंसी फोर्स इधर से लगेगा तो ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ये नहीं डूबेगा, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले आप देखिए, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे थे, इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है, मैं समझा दूंगा कैसे, ठीक है ना। आइए अगले की बात करते हैं। तो आपके पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है आपके पास, तो टोटल 3 तरह के टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीनों केस को समझाएंगे, बट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मेटा सेंटर क्या है। मेटा सेंटर समझ में आएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। आइए, तो इसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फिगर है जिसे मैं यहाँ पे वापस इंपोर्ट करना चाहूँगा। हालांकि वो फिगर कोई और नहीं है, जो भी आपने सेकंड वाला फिगर देखा उसमें वही वाली है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सेम, कुछ भी अलग नहीं उसमें, समझाता हूँ। तो इस वाले फिगर पे थोड़ी सी नज़र रखेंगे हम, यहाँ पे देखिए, ओके, इस फिगर को बड़े प्यार से देखिए, ठीक है। ये वही फिगर है, कौन सा, ये वाला, एकदम डिट्टो सेम सेम, और कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि इसको हम कह रहे हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पहला हम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हम कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे अगर फोर्स लग भी गया तो ये बॉडी अपने आप को क्या करेगी, बैलेंस कर लेगी। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनता है वो आपको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तब बनता है व्हेन जी, आपको पता है जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड बॉडी, ठीक है, लाइज बिलो एम, और आपको एम बता दिया क्या है, मेटा सेंटर। अगर जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के नीचे लाई करता है, जो कि आप देख सकते हैं मेटा सेंटर के नीचे लाई कर रहा है, तो उस केस को हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। अब इस स्टेबल कंडीशन में होता क्या है, एक कपल फॉर्म हो रहा होता है। देखिए समझाता हूँ कैसे। इस केस में क्या होता है, जब मान लेते हैं कोई शार्क आया, इस नाव को ऐसे मार दिया तो ये टिल्ट हो गया, टिल्ट होने के बाद मेटा सेंटर यहाँ पे है, मेटा सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और अब की बार जो फोर्स लग रहा है कौन सा, बायोंसी फोर्स, ठीक है ना, बायोंट फोर्स, वो यहाँ पे उसका बायोंट सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ पे है,
तो अब की बार जब ये इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ये बॉडी ऐसे टिल्ट है, ठीक है ना, देख रहे हैं आपको ऐसे टिल्टेड है। अगर मैं यहाँ से अपवर्ड थ्रस्ट लगाता हूँ इस तरीके से, तो क्या ये बॉडी वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशन में? ऑफ कोर्स आएगा। आई ना बात समझ में? इसीलिए हम इस वाले कंडीशन को कहते हैं कि ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आइए दूसरे में, अभी दूसरे में समझ में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। आइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका अगर अभी फोटो दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इमेज कि एक्चुअल में हम क्यों बात कर रहे हैं इस तरीके से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है ऐसा समझाते। देखिए अब इस वाले फिगर को देखिए अच्छे से, इस फिगर को आप देख रहे हैं, सब कुछ वही है। इस केस में जो जी होता है लाई करता है अबव मेटा सेंटर, अबव मेटा सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ऊपर हो जाता है और एम जो है वो नीचे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एम देखिए जी ऊपर है और एम क्या आपके पास नीचे है, एम आपके पास नीचे है। और ये देखिए एम से ही आपके पास पता है इंटरसेक्ट करते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो मेटा सेंटर कहते हैं। और इसी वाले लाइन पे न्यू सेंटर ऑफ बायोनेंसी है। अब ये वाला न्यू सेंटर ऑफ बायोनेंसी यहां से फोर्स लगाएगा अपवर्ड थ्रस्ट, ऐसे टिल्ट हुआ पड़ा है वो पहले से, क्योंकि अब की बार ज्यादा हो गया। देखिए ज्यादा टिल्ट हो जाता है उस केस में जो जी है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मेटा सेंटर नीचे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ही, इस वाले केस में क्या था, थोड़ा सा ही टिल्ट हुआ था, लेकिन इस केस में क्या आपके पास ज्यादा टिल्ट हो गया, दिखाया नहीं इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन तभी अराइज होती है जब ज्यादा टिल्ट हो जाए। जब ज्यादा टिल्ट हो जाएगा तो मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो उसी लाइन पे कौन लाई कर रहा होगा, न्यू सेंटर ऑफ बायोनेंसी, सब कुछ वही है। तो अब न्यू सेंटर ऑफ बायोनेंसी यहां से फोर्स लगाएगा ऐसे करके। अब आप खुद बताइए मुझे, सेंटर ऑफ बायोनेंसी अगर इधर लगाता फोर्स तो ऐसे करता तो ये बैलेंस हो जाता, लेकिन अब ये यहाँ से लगा रहा है, ये पहले से ऐसे टिल्ट है और इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये और भी ज्यादा टिल्ट नहीं होगा, और इसको कहते हैं हम अनस्टेबल कंडीशन। और अगर ऐसा कोई कंडीशन अराइज होता है उस केस में आपका जो नाव है, जो बोट है आपके पास, वो गई पानी में। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए एक हम बात करेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। वो बड़ा ही आसान सा है, सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। वो उसमें भी आपके पास बैलेंस हो जाता है, समझाता हूँ कैसे, ठीक है ना। इस केस में क्या हो रहा होता है, जो जी और एम होता है वो कोइंसाइड हो जाते हैं, जी एंड एम मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर कोइंसाइड्स, दोनों आपस में एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, वहीं पे लाई करेगा कौन, अब की बार मारेगा W2 मतलब बायोनेंट फोर्स उसी पॉइंट पर ऊपर मारेगा, तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और उसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। मतलब ये भी न्यूट्रल कंडीशन होती है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है ना। न्यूट्रल कंडीशन कहती है जब जी और एम क्या होता है आपस में कोइंसाइड हो जाए, तो इस केस में भी नाव नहीं डूबेगी, न्यूट्रल रहने वाला है। आई ना बात समझ में? ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने बात कर ली, डेंसिटी से रिलेटेड बात कर ली, कितना वेट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होता है, साथ में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर ली। तो अब लास्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, कि फ्लोट जो कर रही है उसको हम कहाँ कहाँ देखने को आपको मिल सकता है। तो नो डाउट एक तो आपको बोट में ही देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपके पास फिश किस तरह से तैरती, सारा कंडीशन सेम वही है, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। सारा कंडीशन आपके पास ह्यूमन बॉडी का आप बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी और दूसरे तरीके से, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से तैरते हैं, तो ये सारा कंडीशन क्या आएंगे, जो जो कंडीशन आपको बताया, डेंसिटी का कंसेप्ट, वेट का कंसेप्ट, सब कुछ वही है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि बोट जो है वो इतना बड़ा बोट डूबता नहीं है, एक छोटा सा जो हम किल डालते हैं वो डूब जाता है। उसके पीछे का रीजन है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी उस केस में जो छोटा सा कील हो रहा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ऐसा क्या मतलब, इतनी छोटी थी और डेंसिटी ज़्यादा, तो डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं कितने जगह पे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लिया है और उसमें मास कितना है। मान लेते हैं अगर मैंने इतना छोटा सा लोहा लिया है तो 1 किलो का हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इतना ही सा अगर मैंने सिर्फ मान लेते हैं कि कॉटन लिया है तो क्या वो 1 किलो होगा, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम इसका भी सेम है इसका भी सेम है, तो अब तो सेम नहीं है। इसका कॉटन का मास कितना होगा, ज़्यादा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इतना हो रहा होगा आपके पास। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है। तो इसका मास ज़्यादा है फिक्स वॉल्यूम में, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी। ये चीज़ हमने पहले ही देख लिया है। तो बोट को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि बॉटम की साइड पे बहुत ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ा जाता है अंदर की ओर, इनसाइड से। जब खाली स्पेस छोड़ दिया तो वॉल्यूम बढ़ा दिया,
जो वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको पता है जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, वाटर की जो डेंसिटी है वो आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उससे कम हो जाता है किसका, बोट का, तो वो डूबेगा ही नहीं, खत्म बात। बस ये कंसेप्ट होता है फ्लोटेशन में। उसी तरह से आपके पास फिशेस भी करती हैं, उसी तरह से आपके पास ह्यूमन बॉडी भी रहती है। इनका सिस्टम क्या रहता है, जनरली अगर आप लंग्स की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी के मान लेते हैं लंग्स की, जब ये एम्प्टी रहता है, जब खाली रहता है आपके पास, उस केस में, जब ये खाली रहता है उस केस में आपके पास इसका जो डेंसिटी होता है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब ये डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, मतलब वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। मतलब अगर आपने लंग्स को खाली रखा है, मैं क्या करें, एम्प्टी रखा है, सारे गैस बाहर निकाल दिए, अब आप उसमें चले जाओ वाटर में, आप डूब जाओगे, क्योंकि आपकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा, डेंसिटी आपके पास ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर आपने इनहेल कर लिया एयर को, लंग्स को फिल कर दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास डेंसिटी कम हो गई, तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ा सा उसके बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाता है, तो बॉडी आपकी तैर रही होती है। तो इसीलिए कोई भी पर्सन जो एक स्विमर होता है, आई एम अ गुड स्विमर एक्चुअली, तो आप मुझे कैसे भी वेव वाले वाटर में दे देंगे, मैं तैर लूंगा, और मैं पानी में ऐसे रह जाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि मैं मर गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आराम से उसमें कुछ भी बॉडी की मूवमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ देर तक, और आपको लगेगा मैं फ्लोट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो उसके पीछे का रीज़न यही है। मैं क्या करता हूँ, गैस भर देता हूँ बॉडी में मतलब लंग्स को पूरा फिल कर दिया, तो मैंने ओवरऑल क्या कहते हैं, डेंसिटी वाटर के इक्वल ले आया, और चुपचाप सांस को छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, सांस को ब्रीथिंग ना छोड़ नहीं रहा हूँ, एक्सेल नहीं कर रहा हूँ मैं, इनहेल करके बस रख लिया, और जितने देर तक मैं होल्ड कर पाऊंगा उतना ही देर तक मैं फ्लोट कर पाऊंगा। नहीं तो जैसे मैंने छोड़ा वैसे मेरी डेंसिटी ज़्यादा हो गई और मैं वाटर के अंदर चला गया। ठीक है ना, ओके। फिशेस के पास स्पेशल होता है जिसको आप एक्शन रिएक्शन का नाम बोल सकते हैं, न्यूटन अंकल के तीसरा नियम, जो भी तैर रहे हैं वहाँ पे, बाकी अपने डेंसिटी को भी ये मैनेज कर रही होती है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से। ठीक है ना, उस तरह से आपके पास कोई भी और भी बॉडी अगर ऐसा ही है, तैर रही है, ठीक है ना, कोई बॉडी अगर ऐसा ही आपके पास तैर रही है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कॉर्प्स जो होते हैं, जो लाश होते हैं, वो तैर जाते हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी डूब जाती है। तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि आपके बॉडी में से एयर को बाहर निकाल दिया उस टाइम पे आपके पास, तो अब उस अंदर चले गए। लेकिन जब मर जाने के बाद क्या होता है, बहुत टाइप के गैसेस आपकी बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं, तो गैस की डेंसिटी वैसे कम होती है, तो ऊपर आ जाता है बॉडी और वो तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तो मर्जी आपकी भाई कि आप कोई सा भी बॉडी का एग्जाम्पल लें, उसमें आपको डेंसिटी का कंसेप्ट लाकर एक्सप्लेनेशन दे देनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो आप लोगों का काम है 7428525669 पे अपने डाउट को सेंड कर दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे के इंटरवल में आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस में डाउट होंगे, उसे मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। बट रिमेंबर, दिस पर्सनल ऑनलाइन क्लास विल बी पेड। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।